हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉपकॉर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री पॉपकॉर्न चैनल में हम पढ़ने वाले हैं उपसंयोजी यौगिकों का रसायन। पढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री पॉपकॉर्न। तो चलिए देखते हैं उपसंयोजी यौगिकों का जो रसायन होता है वो हम शुरुआत कैसे करते हैं, हम उसको समझते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है योगशील यौगिक क्या होते हैं, जिनको हम एडिटिव कंपाउंड्स कहते हैं। तो योगशील यौगिक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है द्विक लवण, जिसको हम डबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है संकुल लवण, जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके दोनों के बनने की प्रक्रिया को चलिए समझते हैं। द्विक लवण जैसे नाम से ही क्लियर है कि डबल सॉल्ट, दो दो लवण उसमें मिले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने दो अलग अलग लवण मिला रखे हैं, ठीक है। ये है पोटेशियम सल्फेट और ये है एल्युमिनियम सल्फेट। इन दोनों को जब हम मिला के गर्म करते हैं वाटर के साथ तो फिटकरी बनता है, फिटकरी जिसको हम एलम कहते हैं। तो एलम का फार्मूला आप देख सकते हैं, ये पोटेशियम सल्फेट डॉट Al2SO4 प्लस 24 है, ये 24H2O होता है। तो ये जो फिटकरी होता है वो दो अलग अलग सॉल्ट का ज्वाइंट होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम डबल सॉल्ट कहते हैं। अब जैसे ही हम इसको पानी में घोलते हैं या इसको हम आयनित करते हैं, आयनित करने का मतलब आयन अपने आयनों में तोड़ देना। तो जैसे ही हम इसको आयनित करते हैं ये पूरे के पूरे अपने एक एक आयन में बिखर जाते हैं। पोटेशियम अलग निकल जाएगा, सल्फेट अलग निकल जाएगा, एल्युमिनियम अलग निकल जाएगा, सल्फेट फिर से अलग निकल जाएगा और पानी पानी में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डबल सॉल्ट होते हैं वो पानी में घोलने पर पूरे के पूरे अपने जितने भी अपने जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो उनके आयन हैं, उनमें अलग अलग बिखर जाते हैं, ठीक है। और इनका जो अस्तित्व होता है सिर्फ ठोस अवस्था तक होता है, दिखने में बस ये लगेंगे फिटकरी है, लेकिन ठीक है, बनने से पहले और आयरन के बाद दोनों के बाद उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। अब हम आ जाते हैं संकुल लवण में। संकुल लवण जो होते हैं उनका निर्माण जो होता है वो होता तो द्विक लवण जैसा ही है। देखिए यहाँ पर भी हमने दो ही सॉल्ट लिए हैं और यहाँ पर भी हमने दो सॉल्ट लिए थे। तो यहाँ पर जब हम दो सॉल्ट लेते हैं और दोनों को मिलाते हैं तो दोनों को मिलाने से एक कंपाउंड बन गया। चलिए दोनों के दोनों ज्वाइंट हो गए, ठीक है। अब आयनन इंपॉर्टेंट है। जब जब आप इसको आयनित करते हैं तो आयनित करने से ये सारे के सारे अपने अलग अलग आयनों में नहीं बिखरते। अलग अलग आयनों में बिखरते तो क्या होता, पोटेशियम अलग निकल जाना था, साइनाइड अलग निकल जाना था। साइनाइड एक आयन होता है Cl-, ठीक है, और आयरन अलग निकल जाना था, फिर से साइनाइड को निकालना था। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप इससे बने यौगिकों को जैसे ही आप आयनित करते हैं, जल में ले जाते हैं, ये एक अलग सा एक नया एक मतलब जो पहली बार देखा गया वो इस टाइप का आयन बनाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स लगता है, जटिल सा लगता है। तो शुरू में वैज्ञानिकों ने जिन्होंने इसको ऑब्जर्व किया उन्होंने इसका नाम जटिल आयन रख दिया था। जटिल आयन है ही नहीं है, देखिए कैसे जटिल आयन है, क्योंकि इसमें दो दो चीजें आपस में गुथी हुई हैं। ऐसा कुछ यहाँ नहीं बना है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं बना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक जटिल आयन का निर्माण होता है जिसको हम संकुल आयन भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स यानी काफी गूंथा हुआ, तो कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन होता है। तो संकुल लवण में और द्विक लवण में क्या अंतर है? मेनली अंतर तो यह है कि ये आयन के बाद अपने सारे आयनों में बिखर जाते हैं, लेकिन संकुल लवण जो है वो आयन के बाद एक जटिल आयन बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स आयन। संकुल आयन जो होते हैं वो संकुल यौगिकों में बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ संकुल आयनों के उदाहरण है बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो संकुल आयन दो प्रकार के होते हैं, जो धनायन होते हैं संकुल धनायन और संकुल ऋणायन। संकुल धनायन और संकुल ऋणायन के उदाहरण आप यहाँ पे देखेंगे, ऐसे मतलब धनायन होगा पॉजिटिव होगा उसमें संकुल होंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण हम लिख देते हैं, ये वाला। यहाँ पर ये हमने लगा दिया टू पॉजिटिव, तो ये संकुल आयन है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसमें जिंक भी है, अमोनिया भी है और सारे एक साथ गुथे हुए हैं। इस तरीके से संकुल ऋणायन में अगर आप आ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा NiCN4 टेट्रासाइक्लोनिक्लेट। तो जब हम संकुल आयन देखते हैं तो संकुल आयन में काफी चीजें गुथी हुई हमको मिलती हैं। तो संकुल आयन होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। संकुल आयन जो होते हैं वो ऋणायन धनायन किस प्रकार से होते हैं, तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। वो कोई एक आयन ले लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए ये ले लेते हैं, ठीक है, आयरन, ठीक है, आयरन। चलिए टू पॉजिटिव लगा देते हैं। अब यहाँ पर से हम इसके साथ
1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने इसमें अमोनिया जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो अमोनिया है उसमें कोई आवेश तो है नहीं, कोई भी आवेश उसमें नहीं है, इसने आयरन ने अमोनिया को पकड़ रखा है ना। और सारे अमोनिया से ये अटैच है आयरन। इसको कोई व्यक्ति इस तरीके से लिखेगा, देखिए कि FeNH3 6 2 पॉजिटिव। ये होता है नहीं होता है बात है, हम इसको समझने के लिए हम बना दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा आपको इसका जस्ट इस तरीके का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है Fe2+ है, तो मान लीजिए यहाँ पे इसके साथ में साइनाइड ले लेते हैं, जो कि माइनस आवेश वाला होता है। तो साइनाइड अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइनाइड तो माइनस वाला है, ठीक है। और माइनस वाला जो लिगेंड है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं Fe2+ और 6Cl, तो दोनों मिक्स करके हम ऐसा लिख रहे हैं FeCl6 4-। अब ये 4- कहां से आया देखेंगे, तो ये 4- कहां से आया, तो आयरन में 2 थे, आयरन में 2+ थे और साइनाइड में -6 थे, दोनों के दोनों कंबाइन होकर -4 हो गए। तो वहां पे हमने एक ऋणात्मक आयन बनाया है और यहाँ पर एक धनात्मक आयन बनाया है। दोनों में समानता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये जो जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, जो अमोनिया जुड़े हुए हैं, ये किसी प्रकार के आवेश का लेन देन नहीं कर रहे हैं, ये इससे सिर्फ अटैच है, 6 बार अटैच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइनाइड जुड़े हैं और वो आवेश का लेन देन नहीं कर रहे हैं, आवेश का लेन देन भी मतलब आवेश भी बराबर इक्वल लिखा जा रहा है वहां पे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो जुड़े होते हैं, जो गुण संख्या में जुड़े होते हैं, जो बाहर में सराउंडिंग में जो परिवेश में जुड़े होते हैं, इनको हम बोलते हैं लिगेंड। तो लिगेंड जो है माइनस वाले भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं और प्लस वाले भी हो सकते हैं। तो ये जो लिगेंड हमने लिख रखा है इनको हम बोलते हैं लिगेंड। और ये जो सेंटर में होता है, जो सबको बांध के रखता है, उसको बोलते हैं केंद्रीय धातु आयन। अच्छे से समझ आइए। तो अगर आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये लिगेंड हुए और ये केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन सेंट्रल मेटल आयन कहा जाता है। आप वहां पे भी देख सकते हैं लिगेंड हो गया, ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया। तो संकुल आयन क्या चीज होता है? संकुल आयन एक ऐसा आयन होता है जो लिगेंड से और केंद्रीय धातु आयन से मिलकर बना होता है। संकुल आयनों को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने 2 संकुल आयन बना के रख दिए हैं। अब हमको संकुल आयन के साथ साथ लिगेंड को भी थोड़ा ध्यान से देखना है। लिगेंड क्या होता है मैंने आपको अभी बताया था। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सारे लिगेंड हैं। इधर ये 1 2 3 4 5 इधर जो चारों साइड लिगेंड होते हैं वो लिगेंड होते हैं, ठीक है। इसमें लिगेंड जो होते हैं वो आप देख सकते हैं माइनस वाले भी होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन भी होते हैं, ठीक है। और ये आपस में मिक्स भी हो सकते हैं, मतलब माइनस वाले प्लस वाले या जो जिसमें कोई चार्ज नहीं, ऐसे सारे फिक्स भी आपस में मिक्स भी हो सकते हैं। और ये इसको हम ऐसा लिखेंगे, देखिए ध्यान से। पहले हम केंद्रीय धातु आयन, ये केंद्रीय धातु आयन है। अच्छा एक चीज बताना था आपको, केंद्रीय धातु आयन जो होते हैं वो लोन पेयर लेते हैं। देखिए आप अच्छे से सुनेंगे, जितने भी लिगेंड होते हैं, जितने भी लिगेंड होते हैं वो लोन पेयर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देते हैं केंद्रीय धातु आयन को, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेता कौन है? केंद्रीय धातु आयन। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर ग्रहण करता है उसको हम लुईस अम्ल कहते हैं। लुईस अम्ल, ध्यान से देखेंगे, ये जो है सेंट्रल मेटल आयन, इसको लुईस एसिड बोला जाता है, क्योंकि जो भी लोन पेयर लेता है वो लुईस एसिड होता है। और ये जितने भी लिगेंड होते हैं, ये लिगेंड जो होते हैं वो सारे लेविस बेस होते हैं, मतलब लुईस क्षार होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे लिगेंड इसको लोन पेयर देते हैं। केंद्रीय धातु आयन लोन पेयर ग्रहण करता है और लोन पेयर ग्रहण करके वो उनके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ध्यान से सुनेंगे, जब कोई एक लोन पेयर दे और बंध दोनों के बीच बने, जैसे ये दोनों में देख लेते हैं, इसमें और इसमें, तो लोन पेयर को एक दे रहा है लेकिन बंध दोनों बना रहे हैं, मतलब दोनों के बीच बंध बना है, तो ऐसे बंध को उपसहसंयोजी बंध कहते हैं, ठीक है। और उपसहसंयोजी बंध में हम ये भी बताते हैं किसने किसको लोन पेयर दिया तो तीर लगा के दिखाते हैं ऐसे, यानी इन्होंने दिया, इन्होंने लोन पेयर दिया, तो ये सारा तीर आ रहा है कोबाल्ट की साइड, यानी सारे के सारे लोन पेयर दे रहे हैं कोबाल्ट को। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कोबाल्ट पहले लिखेंगे, H2O 4 बार होगा, इसमें 1 2 3 4, तो 4 टाइम हमने लिख दिया। साइनाइड 2 बार है तो 2 बार हमने साइनाइड लिख दिया। अब इसमें एक प्लस क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस बीच में था और 2 माइनस आ गए थे, तो एक ही प्लस बचा है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, अगले चित्र में चलते हैं, कई बार क्या होता है कि कोई एक ही लिगेंड होता है लेकिन वो 2 बार लोन पेयर देता है, यानी जैसे कोई आदमी बस में जा रहा है तो उसने 3 सीट बुक करवा लिया या 2 सीट बुक करवा लिया, इस तरह की स्थिति रहती है। देखिए अब ये वाला लिगेंड देखिए, ये पूरा का पूरा एक ही लिगेंड है, यहाँ से यहाँ तक,
ये पूरा का पूरा कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये एक साथ ही गुंथा हुआ चीज है। इसको हम बोलते हैं इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन। इसको EN से दर्शाते हैं, ध्यान से सुनेंगे, EN से दर्शाते हैं और इसमें कोई आवेश नहीं होता। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये क्या करता है कि इसके पास दो नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, जहां से वो दोनों जगह से लोन पेयर दे दे रहा है। देखिए दोनों जगह से लोन पेयर दे दे रहा है। जब दोनों जगह से लोन पेयर दे दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा द्विदंतुर। अच्छे से सुनेंगे, ये द्विदंतुर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर H2 एक ही साइड से जा रहा है, एक ही बार लोन पेयर दे रहा है, तो इसको एक दंतुर बोलेंगे। देखिए यहाँ पर सभी एक दंतुर है, लेकिन यहाँ पर ये जो बन रहा है ये द्विदंतुर है, क्योंकि ये एक साथ दो लोन पेयर दे पा रहा है। देखिए मैंने उंगली देखिए आप ध्यान से, ये दो लोन पेयर एक साथ दे पा रहा है। इसी तरीके से नीचे में मैंने बना रखा है एक नया लिगेंड जिसको ग्लाइसिनेटो कहते हैं, GLY से दर्शाते हैं। तो ग्लाइसिनेटो भी क्या करता है, वो दो लोन पेयर देने की ताकत रखता है, एक बार नाइट्रोजन से एक बार ऑक्सीजन से। तो ये दो प्रकार के लोन पेयर एक ही बार में दे दे रहा है। तो यहाँ पर जो H2 है वो दो और सिंगल जुड़े हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको अच्छा ग्लाइसिनेटो पे एक माइनस होता है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस में से एक माइनस हट जाएगा, तो दो प्लस तो आ ही जाएगा, सब एक साथ लिखेंगे आपको। तो अब आप यहाँ कैसे लिखेंगे, क्रोमियम, ठीक है, EN, ये जो हमने EN बताया था वो EN, और ये ग्लाइसिनेटो लिखा हमने, और यहाँ पे दो जल हमने डाल दिए, 2 प्लस आवेश इस पे रह गया है, ठीक है। यहाँ पे एक जरूरी चीज ये है कि जितने लोन पेयर ये ले लेता है, केंद्रीय धातु आयन जितने लोन पेयर को अपने पास रख लेता है, वो उसकी समन्वय संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, उप संयोजन संख्या कहते हैं। तो उप संयोजन संख्या जितने लोन पेयर वो ले रहा है, देखिए तो लोन पेयर को कहां से गिनोगे आप, जितनी डंडी होगी उतने लोन पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6 6 बार इसकी उप संयोजन संख्या है। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 6 उप संयोजन संख्या क्रोमियम की भी है। ये और बात है कि लिगेंड कितने जुड़े हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिगेंड इसमें 1 2 3 4 ही है, लिगेंड तो 4 ही है, लेकिन इसमें लोन पेयर इसको कितने मिल रहे हैं उतनी उसकी उप संयोजन संख्या होगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मिल रहे हैं, तो 6 इसकी उप संयोजन संख्या है, यहाँ पर भी 6 उप संयोजन संख्या है। किसी संकुल लवण को जब लिखा जाता है तो उसमें कुछ शब्दावली इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर हमने दो उदाहरण लिख रखे हैं, जिसमें से ये जो है ऋणायन संकुल है और ये धनायन संकुल है। तो इन संकुलों में कुछ शब्द इस्तेमाल होते हैं, जिन शब्दों के बारे में आपको समझना है। देखिए पहले उदाहरण को देखते हैं, ठीक है। पहले उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मैंने ब्रैकेट लगा रखा है। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का जो एरिया है, इसके अंदर जो भी चीजें आती हैं, ठीक है, वो उप संयोजन मंडल में कहलाती हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वो चीजें होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं डॉट करके इसको बंद कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इतना जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट वाला एरिया, ये एरिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उप संयोजन मंडल है। जबकि इस ब्रैकेट वाले एरिया के बाहर में हम देख सकते हैं पोटेशियम है हमारे पास में। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला एरिया, चाहे पीछे हो चाहे सामने हो, ये आयनन मंडल, आयोनाइजेशन स्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कि उप संयोजन मंडल है, उसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं। पहला केंद्रीय धातु आयन, ठीक है, केंद्रीय धातु आयन जो है आपके बाएं तरफ बिल्कुल पहला होगा, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं वो लिगेंड हो जाते हैं, और जबकि पोटेशियम जो है वो आयनन मंडल में आ गया। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पहले है, आयनन मंडल पीछे में है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो उप संयोजन मंडल है, उप संयोजन मंडल यहाँ पर हमने लिखा है, पीछे में जो आयनन मंडल है। तो आयनन मंडल में यहाँ पे पीछे क्यों गया है, क्योंकि ये जो हमारा जो संकुल आयन होगा ये धनायन संकुल होगा, और ऋणायन संकुल जब होता है तो वो आयनन मंडल सामने आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये केंद्रीय धातु आयन है और ये लिगेंड है, ठीक है। अमोनिया जो है यहाँ लिगेंड के रूप में कार्य कर रहा है, आयनन मंडल में फ्लोरीन उपस्थित है, एक्चुअली क्लोराइड बोलेंगे जो बाहर में होगा उसको, ठीक है। इसके बाद हम लिगेंड को पढ़ते हैं। लिगेंड की परिभाषा देखिए क्या लिखा है, वह परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, धनायन ऋणायन दोनों हो सकते हैं। वह परमाणु अणु या आयन जो कि केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके, इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो उसको प्रदान करके केंद्रीय धातु आयन के साथ कौन सा बंध बनाता है, उप संयोजक बंध बना सकता है, ठीक है।
तो ऐसा कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लोन पेयर डोनेट करके केंद्रीय धातु के साथ बंध बना सकता है, वो लिगेंड कहलाता है। लिगेंड को हम दो भागों में, मुख्य रूप से दो भागों में बांट देते हैं। तो लिगेंड के प्रकार, तो लिगेंड के प्रकार में पहला प्रकार है एक दंतु लिगेंड। एक दंतु लिगेंड का मतलब है कि ये एक ही लोन पेयर देंगे, ठीक है। जैसे कि जल है, आपका NH3 अमोनिया है, क्लोराइड है, ये एक ही लोन पेयर देंगे, उनको एक लोन पेयर देने के कारण एक दंतु कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो एक से ज्यादा लोन पेयर एक ही समय पे दे सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम बहुदंतुर या पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अब हम एक दंतुर को भी तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है, और उसके बहुदंतुर को भी द्विदंतुर, त्रिदंतुर, जिनको कि बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, इस तरीके से हेक्साडेंटेड, इस तरीके से बहुत सारी चीजों में उनको भी डिवाइड किया जाता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि एक दंतु लिगेंड को हम कितने भागों में पुनः बांटते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऋणावेशित, जिन पे माइनस चार्ज होता है, ऐसे एक दंतु लिगेंड का यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट बना रखा है। आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो लिस्ट बना हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, तो देखिए मैंने यहां पर तीन चीज मेंशन किया हुआ है। पहले तो सूत्र क्या होता है उसका, ठीक है, आप जब फार्मूला में रहेगा तो आप देख सकेंगे सूत्र क्या होता है। सूत्र के साथ मैंने उनके आवेश लिख दिए हैं। आवेश इसलिए लिख दिया है क्योंकि हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा और उस समय हमको आवेश की जरूरत पड़ती है। फिर तीसरा मैंने उनके IUPAC नाम लिख दिए हैं। IUPAC नाम में थोड़ा सा यहाँ पर 2004 के बाद परिवर्तन आया हुआ है, तो आपको ध्यान से देखना है कि कहां पर चेंज आया है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आवेश -1 है, जिसको फ्लोराइडो 2004 के बाद बोला गया है, लेकिन आप इसको फ्लोरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लोरो पहले फ्लोरो ही होता था। जैसे क्लोराइडो है तो क्लोराइडो को क्लोरो लिख सकते हैं, लेकिन उसके आगे से लगभग कुछ चेंज है जो मैं बताते जा रहा हूँ। जैसे सल्फेटो है, SO4 तो उस पर आवेश -2 होता है, सल्फेटो बोले इसको। अब यहाँ पर IUPAC 2004 में एक और चेंज किया गया है। पहले इसको नाइट्रो बोलते थे, ठीक है, परंतु अब इसको नाइट्राइटो N लिखा जाता है, N, क्योंकि N सामने है। और ये फार्मूला, दोनों के दोनों फार्मूला अगर इनको कंप्रेस्ड फार्मूला में लिखा जाए तो दोनों सेम दिखाते हैं, ठीक है। NO2ONO एक ही मतलब है, लेकिन इसमें O जो है वो आगे की ओर है, इसमें N आगे की ओर है, तो इसको दोनों को लिखते तो नाइट्राइटो है, लेकिन इसको नाइट्राइटो के पीछे डैश करके N लगाते हैं और इसको नाइट्राइटो करके डैश लगा के O लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से OH- को देख लीजिए, हाइड्रोक्सो बोलते हैं। CN- जो है उसको साइनो बोलते हैं, और CH3COO- जो है वो -1 एसीटेटो कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ लिगेंड है, जैसे थायोसाइनेटो है, ये थायोसाइनेटो SCN-, और इसी से जस्ट इसी का दूसरा रूप जो है NCS है, जिसको आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि ऐसे लिगेंड जिसमें परमाणु पलट जाए, जैसे ये है, आप देख सकते हैं HCN, उसमें N आगे हो गया है बस, ठीक है ना, N आगे हो गया है और S जो है पीछे चला गया है। तो ऐसे लिगेंड, ये लिगेंड एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन इनमें परमाणु का परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और ऐसे परमाणु का परिवर्तन जब हो जाता है तो ऐसे लिगेंड को, अभी इसमें हो क्या रहा है कि S दाता परमाणु मतलब लोन पेयर, इसमें इस वाले लिगेंड में लोन पेयर S प्रदान करेगा, लेकिन इस वाले लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नाइट्रोजन प्रदान करेगा। तो ऐसे लिगेंड जिनमें इलेक्ट्रॉन को प्रदान करने के लिए अलग अलग परमाणु आगे आ जाते हैं, उनको हम एम्फीडेंटेड या उभयधर्मी लिगेंड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर NO3, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया मैंने, तो ये NO3- जो है उसको नाइट्रेटो बोलते हैं। और H-, देखिए हाइड्रोजन में अक्सर आपने प्लस देखा होगा, लेकिन होता है ऐसा कि अगर H जो है माइनस आवेशित हो जाता है तो उसको हाइड्राइडो बोला जाता है, जो कि इसमें मैं आपको उदाहरण उसका बताऊंगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब आप किसी लिगेंड का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोरो, तो F जो है और L, ये पहले के दो अक्षरों को ध्यान दीजिएगा कि वो कौन से अक्षर से शुरू, उनके नाम शुरू किए गए थे। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड है, तो क्लोराइड के लिए मैंने CH से शुरू किया है, ठीक है। तो क्या है कि जब हम IUPAC नाम बनाते हैं तो उस समय हमको इनको अल्फाबेट क्रम में अरेंज करना होता है, इसलिए इनके नामों, ये नाम जो है कौन से अक्षर से शुरू होते हैं इंग्लिश के, वो आपको जानना जरूरी है। जैसे ANI, ये जैसे मान लीजिए ये दोनों के दोनों एक हैं, तो इसमें
ये दोनों को दोनों जैसे मान लो आ गए, तो दोनों में से तो नाम सेम मिल रहा है आपको, ठीक है। और एन और ओ, अब इसमें जो पहले आता है उस नाम को हम पहले बोलेंगे। इस तरीके से हाइड्रॉक्सो साइनो, इसमें जैसे साइनो पहले आ जाएगा क्योंकि सी से शुरू हो रहा है और ये एच से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से आपको जब बहुत सारे लिगेंड आ जाते हैं तो उनके नाम के हिसाब से उनको नंबरिंग की जाती है, अल्फाबेट क्रम में उनको नाम बोला जाता है। इसके बाद उदासीन एक दंतुर लिगेंड। उदासीन मतलब इन पर कोई आवेश नहीं होगा, कभी आपको इसके आवेश की गणना करनी होगी तो अगर ये कहीं पे नजर आएंगे तो इनका आवेश 0 होगा। उदासीन में बहुत सारे आते हैं, फिलहाल मैंने जो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ऐसे कुछ लिगेंड मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। तो जैसे आप देख सकते हैं पहला H2O है, जिसको कि एक्वा से, आपको मैं पहले ही बताया फिर बता रहा हूँ कि जब इनके जो शुरुआत अक्षर है वो आपको बहुत ध्यान से देखना जरूरी है कि ये कौन से अक्षर से इनका नाम शुरू हो रहा है। जैसे जल है तो इसका एक्वा बोला जाता है, इसका IUPAC नाम होता है। एमीन होता है तो एमीन जो है ए से शुरू दोनों हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्यू और एन दोनों को भी ध्यान देंगे, क्योंकि अगर दोनों पहले के अक्षर सेम हो जाते हैं तो नेक्स्ट अक्षर से उनका अल्फाबेट मिलाया जाता है। फिर कार्बोनाइल, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को बराबर बड़ा लिखा जाए तो वो कार्बोनिल हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन छोटा लिखने से कोबाल्ट हो जाता है, तो ये कार्बोनिल है, ठीक है। फिर मेथाइल एमीन है और यहाँ पे थायोकार्बोनिल है। ये जो है उदासीन लिगेंड है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धनावेशित वाले एक दंतुर लिगेंड के बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होते हैं। फिर आइए हम देखते हैं बहुदंतुर लिगेंड। बहुदंतुर लिगेंड में से वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर कुछ जो बहुत सामान्य होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप अपनी किताब से जाके और भी लिगेंड्स के बारे में पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बहुदंतुर लिगेंड किस किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर बहुदंतुर लिगेंड में जैसे मैंने पहला सूत्र लिखा है, ये जो यौगिक है इस पर आवेश को ध्यान देंगे क्योंकि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आवेश मैंने लिख रखा है यहाँ पर, उसका नाम इथिलीन डाइएमिन है, जिसको संक्षिप्त नाम में लिखा जाता है। क्योंकि IUPAC नाम जब हम बनाते हैं तो बहुत बड़ा मत हो जाए, इस कारण हम कई बार कई लिगेंड्स के छोटे नाम इस्तेमाल करते हैं। तो EN हो गया, और ये कौन सा दंतुर होता है, एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर, कौन सा दंतुर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वो द्विदंतुर होता है, यानी उसमें दो परमाणु एक साथ लोन पेयर, मतलब दो ऐसे परमाणु होंगे जो लोन पेयर प्रदान कर सकते हैं, दो दाता परमाणु होंगे, यानी ये जो लिगेंड है वो एक ही बार में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो दूसरा जो है, इस तरीके से मैंने सारा कुछ बना दिया है। अभी आप नीचे का देखेंगे तो ये षटदंतुर है, हेक्साडेंटेड है। हेक्साडेंटेड है, इस पर आवेश -4 होता है। इसमें जो नाम हमने लिख दिया है इथिलीन डाइएमिन, उसको शॉर्टकट में EDTA से दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं किलेट क्या होते हैं, ठीक है। किलेट यौगिक क्या होते हैं। किलेट मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। तो किलेट उपसंयोजी यौगिकों में किलेट कैसे बनता है, तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक केंद्रीय धातु आयन है, ठीक है, ये केंद्रीय धातु आयन प्लेटिनम है। अक्सर केंद्रीय धातु आयन जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक केंद्रीय धातु आयन रखा हुआ है और इसके दोनों तरफ हमने लिगेंड रख दिया है जो कि द्विदंतु लिगेंड, जो कि इसके पहले मैंने बताया आपको इथिलीन डाइएमिन जो है 2 बार उधर भी और इधर भी हमने रख दिया है। अब क्या होता है कि जैसे कि हमने बताया था कि इथिलीन डाइएमिन द्विदंतुर है, मतलब 2 लोन पेयर एक ही साथ दे सकता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास होता है वो लोन पेयर इस पूरे यौगिक में 2 बार नाइट्रोजन होता है, ठीक है। इसलिए ये एक ही बार में 2 लोन पेयर दे सकता है। तो अगर ये लोन पेयर इसको दे देता है, चलिए हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर से इसको लोन पेयर दे देखिए, लोन पेयर जब कोई किसी को देता है तो तीर से दर्शाते हैं कि नाइट्रोजन ने प्लेटिनम को दिया। अब यहाँ पर से भी नाइट्रोजन ने प्लेटिनम को दिया, ठीक है, और यहाँ से भी नाइट्रोजन ने प्लेटिनम को लोन पेयर दिया, ठीक है, यहाँ से भी लोन पेयर दिया गया। अब देखिए ये होता है कि बहुदंतुर लिगेंड, किलेट जो शब्द है वो बहुदंतुर के लिए लागू होता है। बहुदंतुर यानी द्विदंतुर, त्रिदंतुर, किसी के लिए भी। जब बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं और एक चक्र सा संरचना बना लेते हैं। देखिए चक्र कैसे हो गया, एक यहाँ पे घेरा बन गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक घेरा बन गया है, ठीक है। यहाँ पर भी एक राउंड अप घेरा बन गया है। तो इस तरीके से जब घेरा बन जाता है तो इस प्रकार से जो संकुल यौगिक बनते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे प्लेटिनम EN ट्वाइस, देखिए EN 2 बार है और इसको हम घेर देंगे, ऐसा बंद कर देंगे, 2 प्लस जो प्लेटिनम का है बाहर में दिखेगा। इस प्रकार के यौगिक जो है वो किलेट यौगिक कहलाते हैं।